हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग भी सेकंड सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम अगर हो रहा है या होने वाला है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम आपके सिलेबस में जो दी गई पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखने वाले हैं। और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन एग्जाम में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे एग्जाम में पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछता है तो क्वेश्चन इसी तरीके से देता है, क्रिटिकली एप्रिशिएट वर्ड्सवर्थ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोएम है। ये पोएम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में हम इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिटेल में देखने वाले हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिखना है। आपकी जो 1 से लेकर 8 तक यूनिट है इंग्लिश लिटरेचर की या फिर अदर सभी सब्जेक्ट्स की, वो चैनल पे कंप्लीट हो चुकी है, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना होगा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का। सबसे पहले तो आप लोग एग्जाम में हेडिंग डाल लीजिएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा The poet is sad to note that his countrymen are too much obsessed with the idea of earning and spending money। जब मैंने आपको ये पोएम पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम नेचर के लिए लिखी है। देखो, पोएम का टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। वर्ल्ड मतलब संसार या दुनिया, टू मच बहुत अधिक, विद मतलब साथ, अस मतलब हमारे। तो ये जो दुनिया है ये हमसे बहुत ज़्यादा हो गई है। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने ये बताने की कोशिश की है कि लोग जो हैं दुनिया के चक्कर में प्रकृति को भूल चुके हैं, नेचर से उनका लगाव कम हो गया है और वो केवल दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। पैसा कमाना, उसको खर्च करना, बस यही इंसान का एक एम बन चुका है, लक्ष्य बन चुका है। नेचर उनके लिए अब कोई वैल्यू नहीं रखता। तो पोएट कह रहा है, द पोएट, जो पोएट है बहुत सैड है, उदास है, टू नोट, ये नोट करते हुए, ये ध्यान देते हुए, दैट कि हिज कंट्रीमैन, उसके देश के लोग, आर टू मच ओबेस्ड, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, विद द आइडिया ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। अर्निंग मतलब कमाने में, एंड स्पेंडिंग मतलब खर्च करने में, मनी मतलब धन। तो पोएट इस चीज़ को देखकर बहुत उदास है कि उसके देशवासी जो हैं पैसे को कमाने में और उसको खर्च करने में बिजी हैं और वो बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं। हर किसी को बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, जिसके पास जितना है वो कम ही है। तो इस चीज़ को देखकर पोएट बहुत उदास है और उदासी व्यक्त कर रहा है अपने इस पोएम के माध्यम से। दे हैव बिकम मनी माइंडेड, वो बन चुके हैं बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, मतलब वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। दिस मीन मेंटालिटी हैज़ मेड देम सेल्फिश, ग्रीडी एंड ऑप्रेसिव। दिस मीन मेंटालिटी, ये जो मीन नीच मेंटालिटी है, मानसिकता है, हैज़ मेड बनाती है, देम उनको, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, ग्रीडी मतलब लालची और ऑपरेसिव मतलब दमनकारी। तो पैसे के पीछे भागना, पैसे कमाना ही उनका लक्ष्य है और उनके मन में सिर्फ यही बात चलती है, कैसे पैसे कमाया जाए, उसको ज़्यादा ज़्यादा खर्च किया जाए, ये खरीदा जाए, वो खरीदा जाए। तो लोग मनी माइंडेड हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, ग्रीडी हो गए हैं, दमनकारी हो गए हैं। दे डू नॉट सिंपैथी फॉर द पुअर, उनके पास सिंपैथी मतलब दया, फॉर द पुअर्स गरीबों के लिए। तो पोएट कह रहा है कि मेरे कंट्री मैन जो हैं, जो मेरे देश के लोग हैं, उनके दिलों में कोई सिंपैथी नहीं है, कोई रहम या कोई दया नहीं है गरीबों के लिए। हर कोई अपने आप में उलझा है, प्रकृति को भूल चुका है और दुनिया की जो भौतिकवादी चीज़ें हैं मनुष्य उसके पीछे भाग रहा है। दे हैव गिवन अप हाई वर्च्यूज ऑफ लाइफ, दे हैव गिवन अप, उन्होंने त्याग दिया है, गिवन अप त्याग दिया है, हाई वर्च्यूज उच्च गुणों को, ऑफ लाइफ जीवन के। तो पोएट कह रहा है कि उसके कंट्री के लोग जीवन के उच्च गुणों को त्याग चुके हैं। देयर इज नो प्लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन देयर लाइव्स, देयर इज नो प्लेस, यहाँ कोई स्थान नहीं है, ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है आध्यात्मिकता, इन देयर लाइफ उनके जीवन में। तो पोएट कह रहा है कि उनके जीवन में आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है, मतलब पूरे तरीके से पोएट उदासी व्यक्त कर रहा है। द ब्यूटी ऑफ नेचुरल सीन एंड साइट्स डू नॉट अपील टू देम, जो ब्यूटी ऑफ नेचुरल सीन मतलब कि प्राकृतिक दृश्य और स्थलों की जो सुंदरता है
डू नॉट अपील टू देम, वो उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। पोएट कह रहा है कि जो ये नेचुरल सीन है, ये जो नेचर की ब्यूटी है, ये जो प्यारा सा नेचर है, इतना खूबसूरत है, लेकिन आज के जो मनुष्य हैं उनको ये चीज़ें दिख ही नहीं रही, उनको नेचर की सुंदरता, नेचर की ब्यूटी दिख ही नहीं रही। वो दुनिया में और दुनिया की चीज़ों में इतना बिजी हो चुके हैं और उनका जो पूरा का पूरा लगाव है वो दुनिया के साथ इस तरीके से लग चुका है कि नेचर से उन्हें अब कोई लगाव नहीं है, नेचर की सुंदरता अब उन्हें नहीं दिखती। ये बात पोएट बता रहा है और काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा है। दे नेवर गो टू नेचुरल टू एंजॉय इट्स ब्यूटी एंड सीक सोलेंस इन इट। दे नेवर गो टू, वे कभी नहीं जाते, नेचुरल टू एंजॉय मतलब प्रकृति को एंजॉय करने के लिए, इट्स ब्यूटी मतलब नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए वो कभी जाते ही नहीं, एंड सीक सोलेंस इन इट। तो पोएट कह रहा है कि वो उसको एंजॉय करने के लिए तो कभी जाते ही नहीं हैं और वो उसमें सांत्वना भी पाने के लिए कभी नहीं जाते, मतलब कि उन्हें अब नेचर में सुकून नज़र ही नहीं आता। उन्हें अगर सुकून दिखता है तो ओनली मनी में। द पोएट वांट्स हिज पीपल टू डेवलप देयर लव ऑफ नेचर। और पोएट अपनी इस पोएम में आगे कहता है कि वो चाहता है, द पोएट वांट्स कवि चाहता है हिज पीपल उसके कंट्री के जो लोग हैं टू डेवलप देयर लव ऑफ नेचर। पोएट चाहता है कि उसके कंट्री के जो लोग हैं वो प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को विकसित करें। पोएट चाहता है कि उसके देश के जो लोग हैं वो मनी माइंडेड ना हो, बल्कि नेचर के प्रति अपने लव को दिखाएं, अपने प्यार को दिखाएं और उसको बढ़ाएं, उसको डेवलप करें। नेचर हैज़ नो मीनिंग एंड वैल्यू फॉर देम। आगे पोएट कहता है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उनके लिए उसका कोई अर्थ ही नहीं है, एंड वैल्यू और कोई मूल्य ही नहीं है, फॉर देम उनके लिए। पोएट के कंट्री के लोगों के लिए प्रकृति की कोई मीनिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए प्रकृति मतलब कुछ भी नहीं है, दुनिया ही सब कुछ है, प्रकृति कुछ भी नहीं। दे सी नो ब्यूटी इन द calm सी इन द मूनलाइट नाइट व्हेन शी bears her bosom to her lover। पोएट कह रहा है दे सी नो ब्यूटी, वे नहीं देखते सुंदरता को, इन द calm सी, वे चांदनी रात में, मून लाइट नाइट मतलब चांदनी रात में, वे चांदनी रात में, calm सी मतलब शांत समुद्र में सुंदरता को नहीं देखते। when जब शी बेयर्स वह खोलती है, हर बोजोम अपनी छाती को, टू हर लवर अपने प्रेमी के लिए। तो पोएट कह रहा है कि चांदनी रात में जब समुद्र शांत होता है तो इतना खूबसूरत लगता है, उसकी जो सुंदरता होती है, उसकी जो ब्यूटी है वो मनुष्य नहीं देख पाता। और जब चांदनी रात में वो अपने लवर के लिए, अपने प्रेमी के लिए जब अपनी छाती खोलती है, मतलब वो सुंदरता किसकी बात कर रहा है, वो चांद की परछाई की बात कर रहा है जो पानी पे दिखती है, उसकी बात कर रहा है, उसकी सुंदरता की बात कर रहा है, वो ब्यूटी की बात कर रहा है। मनुष्य चांदनी रात की सुंदरता को नहीं देख पाता, वो शांत समुद्र की सुंदरता को नहीं देख पाता। वो क्या देख रहा है, सिर्फ पैसा देख रहा है। पोएट इस बात से बहुत उदास हो रहा है। दे आर नॉट टच्ड बाई द स्टिलनेस ऑफ द सी। दे मतलब वे आर नॉट टच्ड मतलब वो टच नहीं होते, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई द स्टिलनेस ऑफ द सी, समुद्र की जो शांति है उससे मनुष्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। When the winds are sleeping like flowers, when मतलब जब, the winds मतलब हवाएं, are sleeping सो रही हैं, like flowers फूलों की तरह। तो पोएट कह रहा है जब हवाएं फूलों की तरह सो रही होती हैं तो उन्हें समुद्र की शांति से कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी है, वो इन सब सुंदरता को देख ही नहीं पाता। दे आर आउट ऑफ ट्यून विद दीज, दे आर आउट ऑफ वो इससे बाहर हैं, ट्यून विद दीज वे इस बात से अभिज्ञ हैं, वो इस बात से परिचित ही नहीं है। वो किस में बिजी है, ओनली वर्ल्ड में, भौतिकवाद संसार में। नेचर की सुंदरता, शांत लहरें, जब हवाएं सो रही हो फूलों की तरह, जब चांदनी रात होती है, समुद्र पे उसकी परछाई पड़ती है, ये सारी जो सुंदरता है मनुष्य देख ही नहीं पाता। और पोएट यही बात बता के काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। और पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते हैं कि उनके कंट्रीमैन जो हैं वो नेचर के प्रति अपने लव को डेवलप करें और प्रकृति के सुंदरता को देखें, भौतिकवाद दुनिया का पीछा छोड़ें और नेचर से अपना लगाव बढ़ाएं। बस यही है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस।
तो एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने की, तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आपको अपने हर एक पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन और डिटेल में लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो चैनल पर विजिट कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।